नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यौगिक शब्द उपसर्ग। यौगिक शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनता है, ठीक है, तो उसे अपन यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें अपन ने संधि और समास दो प्रकरण पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग का परिभाषा क्या है, उपसर्ग के भेद कितने होते हैं, प्रमुख उपसर्ग कौन कौन से हैं जिनका प्रयोग जो है अधिकांशतः होता है, उन सब के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। उपसर्ग, उपसर्ग किसे कहते हैं? सबसे पहले उप और सर्ग कौन से शब्द हैं? उप प्लस सर्ग से मिलकर क्या बनता है? उपसर्ग। दो शब्दों से मिलकर बना उपसर्ग। अब इसमें क्या है कि इसमें उप का अर्थ होता है निकट और सर्ग का अर्थ क्या होता है? सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, उपसर्ग शब्द की रचना उप और सर्ग से मिलकर हुई है, जिसमें उप का अर्थ निकट और सर्ग से अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात वे शब्दांश जो किसी मूल सार्थक शब्द के पूर्व में, अब ये कहां जुड़ते हैं? पहले। कहां जुड़ते हैं? पहले जुड़ते हैं। और प्रत्यय जो होते हैं वो कहां जुड़ते हैं? वो बाद में जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर है। ये सब क्या है? ये शब्दांश हैं। क्या है? ये शब्द के अंश हैं, शब्द नहीं है, ये शब्दांश हैं, पहली चीज। ठीक है, और बाद में जुड़ते हैं और मूल शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? उन्हें अपन उपसर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले यहां तक समझ में आया? देखिएगा आगे कि उपसर्ग शब्द कैसे बना, उपसर्ग की परिभाषा, परिभाषा क्या है देखिएगा। वे शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर दें, उसका अर्थ परिवर्तन कर दें, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अब उसके बाद क्या है भाई, उपसर्ग के साथ दो कार्य करते हैं। पहला तो आंशिक परिवर्तन और दूसरा पूर्ण परिवर्तन। आंशिक परिवर्तन का मतलब थोड़ा सा बदलाव उसके, जैसे आपके बात करते हैं जैसे ज्ञान, ज्ञान शब्द है, समझना इसको, ज्ञान के आगे आपके लिखते हैं अपन वी, तो क्या हो जाता है? विशिष्ट, विशिष्ट ज्ञान। आ रही बात समझ में? तो इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं। अगर मान लो इसमें अपन जो है लिख दें कि भाई ज्ञान के आगे अ लिख दें, क्या लिखते हैं? अ प्लस ज्ञान, तो ये इसका क्या हो जाएगा? पूरा अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके अज्ञान क्या होगा? इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा, पूरा अर्थ बदल जाता है। तो इस तरह से ये आपका वी जो है सामान्य परिवर्तन करेगा और अ है वो पूरे को क्या कर देगा? बदल देगा। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है अबोध, जिसको ज्ञान न हो। तो इस तरह से अनेक शब्द जो हैं आगे जुड़ते हैं। ठीक है,
जैसे हार के आगे प्रतिहार, प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? द्वारपाल। आहार, आहार का अर्थ होता है भोजन। विहार, विहार का मतलब घूमना। प्रहार, चोट करना। उपहार, भेंट करना। ठीक है, इसी तरह से संहार, मारना। उत्हार, उद्धार, तारना। तो ये क्या हो जाता है? ये हार ही शब्द है, इसके आगे अलग अलग उपसर्ग लगने से उसके अर्थ में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है। तो ये यहां पर क्या है कि मूल वे शब्द जो क्या करते हैं, शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़ते हैं और उसका आंशिक अर्थ में परिवर्तन करते हैं या उसके जो है पूरे अर्थ को बदल देते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं उपसर्ग, उपसर्ग, पहले आने वाले। ठीक है, अब उसके बाद में आगे आता है इसके प्रकार। परिभाषा हो गई, समझ लिया अपन ने, है ना, शब्द का विश्लेषण हो गया। अब इसके क्या पढ़ेंगे अपन? प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकार। प्रकार में देखिएगा इसके जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार के संस्कृत में आपके क्या है? उपसर्ग प्रचलित हैं। पहला प्रकार कौन सा है? संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत भाषा के उपसर्ग ये क्या कहलाते हैं? तत्सम। क्या कहलाते हैं? तत्सम। दूसरा क्या है? हिंदी भाषा के उपसर्ग। हिंदी भाषा के उपसर्ग क्या होते हैं? ये तद भव, इनके परिवर्तित रूप। और तीसरा क्या है? उर्दू या अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। उर्दू या अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? विदेशी शब्द कहलाएंगे। तो इस तरह से आपके क्या है? ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। तो सबसे पहले आपके संस्कृत भाषा के उपसर्गों की अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या कितनी है? इनकी संख्या है आपके 22। कितनी होती हैं? 22 उपसर्ग हैं। किसके? संस्कृत भाषा के, जिनका प्रयोग कहाँ होता है? हिंदी में होता है। अब जैसे पहला उपसर्ग जैसे अपन बात करते हैं अति। अति उपसर्ग हुआ, ये जुड़ेगा तो अर्थ में क्या परिवर्तन आएगा? ये उपसर्ग हो गया, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अर्थ में क्या क्या आएगा भाई? अधिक, परे और ऊपर। ये 3 अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे अति काल, अतिकाल, काल के आगे जुड़ गया। इसी तरह से आपके अतिक्रमण, अतिक्रमण, ठीक है, और अतिसार, इसी के साथ अति मोह, अति भोग, ठीक है, अतीव। अब देखो अतीव, अब ये जो शब्द है इसमें क्या है? अति धन ईव। तो ये ई और ई मिलकर क्या हो गया है? बड़ी ई हो गई है। ठीक है, ये आपके यहां पर संधि भी है। समास के अंदर संधि के उदाहरण भी आते हैं, तो हमें क्या करना रहेगा? हमें उनको समझना रहेगा। इसी तरह से अत्यल्प,
यह से पहले आधा वर्ण बताया अपन ने संधि के अंदर अति। यह से पूछो तुम्हारे पास क्या है, अ तो अति अल्प। ठीक है, तो ये अति अल्प हो गया, अत्यल्प। ठीक है, तो ये जब संधि आती है अति, अत्यल्प, है ना, अत्यंत, तो क्या आ जाएगा, अति प्लस अंत। समझ में आ रहा है? तो ये आपके क्या है, ये आपके समास के अंदर अपने को अगर संधि के उदाहरण आते हैं तो संधि विच्छेद करना है और उसके बाद क्या करना है, उसका जो है उपसर्ग प्रत्यय अलग करना है। ठीक है, जैसे अत्यावश्यक, यह से पहले आधा वर्ण तो हो गया अति, और यह से पूछो तुम्हारे पास क्या है, आ तो आवश्यक। आ रही बात समझ में? तो अति आवश्यक, तो ये अति उपसर्ग हो जाएगा, आवश्यक मूल शब्द हो जाएगा। तो ये अति का जो उदाहरण है 22 में से एक जो अपन ने पढ़ा है अति, ये किसका है, ये संस्कृत का उपसर्ग है। यहां तक आपके समझ में आया होगा। अब दूसरा उदाहरण देखिएगा। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है अधि। अधि, अधि शब्द का अर्थ क्या होता है, अधि शब्द का अर्थ होता है ऊपर, अधिक, और इसके अलावा ऊंचा, प्रधान और मुख्य। ठीक है, तो ये इसमें अर्थ छुपे हुए हैं। अब उसके बाद इसका प्रयोग अगर अपन करें तो अधिक क्षेत्र, अधिक क्षेत्र, इसमें मूल शब्द हो गया क्षेत्र, अधि हो गया आपके उपसर्ग। अधिग्रहण, अधि हो गया उपसर्ग और ग्रहण हो गया मूल शब्द। इसी तरह से आपके अध्याय, देखना अध्याय, वापस वो संधि वाला नियम आया। ठीक है, यह से पहले आधा वर्ण तो क्या हो गया, अधि, और यह से पूछो तुम्हारे पास क्या है, आ, तो क्या हो गया, आय, अधि आय अध्याय। ठीक है, तो पहले संधि विच्छेद करना है और उसके बाद में उपसर्ग और मूल शब्द अपने को निकालने हैं। ठीक है, अध्याय के बाद अगर अपन बात करें तो अध्यादेश, अध्यादेश का क्या हो जाएगा, अधि, और क्या है, आदेश। तो मूल शब्द इसमें क्या है, आदेश है, और अधि क्या है, उपसर्ग है। ऐसा ना है कि आप अध्य कर दें, अध्य नहीं है, क्या है, अधि है। समास विग्रह, समास का विग्रह करने से पहले इसको संधि विच्छेद करें, दोनों अलग अलग करें, और उसके बाद में उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग क्या है, मूल शब्द क्या है, पहचानने की कोशिश करें। ठीक है, अध्यक्ष, ठीक है। तो इस तरह से आपके संस्कृत के जो और उपसर्ग कौन से हैं उनकी अपन सामान्य से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उनसे कौन कौन से नए शब्द बनते हैं उनके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अनु, अनु उपसर्ग लगता है, इसका अर्थ क्या होता है, पीछे। इसका अर्थ होता है समान, इसका अर्थ होता है अनुकूल। ठीक है, अब अनु से क्या बनता है, जैसे अनुकरण। ठीक है, इसी तरह से अनुक्रम, इसी तरह से आपके अनुज, ठीक है, और
उसके बाद क्या है, अन्वेषण, ध्यान रखना, अन्वेषण, तो वह आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अनुधन, वह से पूछो क्या है, ऐषण। इस तरह से ऐषण मूल शब्द हो जाएगा, अनु क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो दिए हुए हैं उपसर्ग, इसमें अभी, अभी का अर्थ होता है पास में, सामने। अपि, अपि का अर्थ होता है भी। अप का अर्थ होता है बुरा या विपरीत। अव का होता है नीचा, बुरा, हीन, है ना। आ का होता है तक या से, अपनी ओर। इसी तरह से प्र का होता है आगे, अधिक, बहुत, विशेष या अंतर। परा का अर्थ होता है विपरीत, पीछे, उल्टा, परे, अधिक। ये सारे अर्थ इनमें छुपे हुए हैं। इसी तरह से सम है तो सम का भली प्रकार से पूर्ण, है ना, जो अनुस्वार संधि में अपन ने पढ़ा था, व्यंजन संधि में, वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, संकल्प, समधन कल्प, संकल्प, म हलंत आता है ना। वी से क्या होता है, बड़ा, विशेष, निश्चय, अत्यंत और बाहर, ये इसमें शब्द छुपे हुए रहते हैं। निर में होता है बिना, निषेध, निश्चित, अत्यंत और बाहर। इंपॉर्टेंट क्या है कि संधि विच्छेद विसर्ग के नियम से होता है और उपसर्ग में क्या होता है, निर, तथा संधि प्रकरण में निह प्रयुक्त होता है, जैसे निराधार। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जब प्रश्न आता है निराधार, निराधार में संधि कौन सी है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, निह धन आधार। ये तो क्या हो जाएगा आपके, ये तो हो जाएगा आपके संधि में। और यही अगर मान लो आपके उपसर्ग में आता है तो उपसर्ग में क्या, उपसर्ग में क्या आ जाएगा, निर, फिर क्या हो जाएगा, आधार। आ रही बात समझ में? तो ये आपके संधि में भी होगा और ये आपके किस में होगा, उपसर्ग में भी होगा। ये आपके किस में होगा, उपसर्ग में होगा, संधि में नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन जब अलग अलग करें तो उस समय अपने को क्या करना है, इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि निर, निर वाला जो आए ना, निर उपसर्ग वाला, उसमें अपने को ध्यान रखना है विशेष तौर से। जैसे निर्भय, निरंजन, निर्धन अंजन, है ना, निरंतर, निर्धर अंतर, निरपेक्ष, है ना। तो जहां पर र आता है, निर आता है, वहां पर निह भी हो सकता है और क्या होगा, और आपके निर भी हो सकता है। जब संधि प्रकरण रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, विसर्ग संधि लिखनी रहेगी। लेकिन उपसर्ग प्रकरण रहेगा तो आपको क्या लिखना रहेगा, निर लिखना रहेगा। विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब उसके बाद में आगे आता है निश। अगला कौन सा है, निश। निश उपसर्ग का अर्थ क्या होता है भाई, निश का होता है बिना, बड़ा, विशेष। बिना, बड़ा और विशेष। ठीक है, ये तीन अर्थ इसमें छिपे हुए रहते हैं। अब जैसे अपन कहते हैं निश्चल, निश्चल, है ना, तो इसका क्या होता है, इसका होता है निश्चल। तो क्या हो जाएगा आपके, निश्चल। संधि प्रकरण रहेगा तो क्या जाएगा, निह छल। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से निश आएगा, निःशुल्क, है ना, निशब्द, और इसके अलावा निष्करुण, निष्कर्ष। तो यहां पर हमेशा क्या आएगा, निस उपसर्ग का प्रयोग अगर
उपसर्ग आ रहा है तो निस लिखना है, और अगर यही आपके प्रकरण किसमें संधि में आता है तो निह लिखना है। ठीक है, तो जब आप प्रकरण पढ़ें तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। संधि विच्छेद करते समय क्या करना है, एवं उपसर्ग व मूल शब्द को पृथक करते समय कैसे करेंगे। जैसे आपका दिया हुआ है निश्वास, तो क्या हो जाएगा, निह निस धन श्वास, ये उपसर्ग में हो गया, और निह धन श्वास ये संधि और उपसर्ग दोनों में काम आता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो आपके संधि विच्छेद वाला जो नियम है वो उपसर्ग में भी काम आता है, संधि में भी काम आता है, लेकिन जो उपसर्ग का जो नियम है निस वाला जो है वो केवल और केवल किस में आएगा, वो आपके केवल इसमें उपसर्ग में आएगा। जैसे निस अगर आप कर रहे हैं तो ये किस में आएगा, केवल उपसर्ग में आएगा, और अगर इस तरह से आप लिख रहे हैं तो ये उपसर्ग में भी आता है और संधि में भी आता है। तो जब ऑप्शन आपके सामने रहे तो उस समय अपने को क्या करना है, पूरा ध्यान रखना है कि कहां पर आपके जो है किस तरह से अपने को लिखना रहेगा। जैसे निस्वार्थ, 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 संधि प्रकरण में निहि आ जाएगा और उपसर्ग प्रकरण में निस आ जाएगा। ठीक है, और निस उपसर्ग में क्या होता है, अगर आपका यहां पे निस भी आ रहा है तो भी क्या होगा, निस होगा, और निश अगर आ रहा है तो भी क्या होगा, निश होगा। ये चीज ध्यान रखना, उपसर्ग एक ही है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको क्या है कि जब लिखेंगे तो शब्द तो ये आ रहा है, लेकिन जैसे निश्चल ये स आ रहा है, लेकिन उपसर्ग किस में लिखेंगे अपन, ये लिखेंगे। समझ में आ रही बात। तो ये चीज अपने को क्या करनी है, विशेष तौर से ध्यान रखनी है। अब इसी तरह से और एक और टंटे वाला उपसर्ग जिसमें संधि अलग होती है और उपसर्ग अलग होता है, वो संस्कृत का कौन सा है भाई, दुर। अगला कौन सा है, दुर। दुर जो उपसर्ग है इसका अर्थ क्या होता है भाई, कठिन, बुरा, और उसके बाद क्या है, कठिन, बुरा और विपरीत, ये इसके अर्थ होते हैं। अब जैसे लिखा अपन है दुराचरण, तो क्या हो गया, दुर आचरण। ठीक है, दुर क्या हो गया, उपसर्ग, आचरण क्या हो गया, मूल शब्द। ठीक है, जिस तरह से दुर्गुण, दुर्गुण है, तो अब इसका अगर आप संधि करेंगे तो संधि में क्या हो जाएगा, दुह धनगुण, लेकिन आपके ये किस में आएगा, ये संधि में भी आएगा और उपसर्ग में भी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो उपसर्ग में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, दुर धन गुण, ये केवल किस में आएगा, उपसर्ग में आएगा। ये चीज आप ध्यान रखें कि दुर जो आपका उपसर्ग है उसको भी अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, दुर्नीति, दुर्धन नीति, ठीक है, दुरात्मा, दुर्धन आत्मा, है ना। तो ये कुछ पर्टिकुलर क्या है, पर्टिकुलर शब्द हैं जिनको अपने विशेष ध्यान रखना है, संधि में भी और उपसर्ग में भी। ठीक है, अब उसके बाद में दुष, दुष का अर्थ होता है कठिन, है ना, दुष्शील, दुष्कर, दुष्फल, है ना, और दुस्साध्य, तो इसमें क्या आएगा, दुष आएगा। आ रही बात समझ में। तो ये आपके हो गए कौन से उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग चल रहे हैं। इसी तरह से प्रति,
प्रति उपसर्ग में क्या होता है? प्रति का अर्थ होता है आपके प्रत्येक, विपरीत, ठीक है, और इसके अलावा सामने, बदले, ठीक है, ये सारे शब्द या समान, ये सारे अर्थ प्रति में छुपे हुए रहते हैं। अब जैसे प्रति में क्या हो गया? प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, तो इसमें क्या हो गया? क्रिया से पहले शब्द, ये मूल शब्द हो गया क्रिया, और प्रति हो गया उपसर्ग। इसी तरह से प्रत्येक, अब यहां पर अपने को संधि करनी पड़ेगी। यह से पहले क्या है? आधा वर्ण, तो क्या हो गया? प्रति, और यह में क्या है? ए, तो एक, प्रतिधन एक, प्रत्येक, तो एक हो जाएगा मूल शब्द और प्रति हो जाएगा आपके उपसर्ग, ठीक है। तो ये चीज क्या करनी है? अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। 22 उपसर्ग इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा कुछ अव्यय ऐसे हैं जो सार्थक शब्द से पहले जुड़ते हैं, जो संस्कृत के हैं, वो इसमें आपके अन, अंतर, का, अलम, है ना, चिर, अधः, ये सारे संस्कृत के कुछ अव्यय हैं। इनका भी प्रयोग आपके किया जाता है, जैसे पुनर्, प्राक, सत, पुनः, पुरः, अंतर, है ना, ये सारे शब्द किसके आते हैं? ये संस्कृत के हैं। ये आपके ये भी क्या करते हैं? शब्दों के आगे जुड़ते हैं और उपसर्ग का काम करते हैं। तो मूल 22 हो गए। उसके अलावा भी आपके जो है 10-12 और ऐसे शब्दांश है जो संस्कृत के हैं और वो शब्दों के आगे जुड़कर उपसर्ग का काम करते हैं। तो बच्चों, अभी तक अपन ने पढ़ा संस्कृत भाषा के उपसर्ग। अगली कक्षा में अपन हिंदी भाषा के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्गों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।